सबसे ज्यादा परसिक्यूशन ब्राह्मणों की जाती है। इसके बाद जब जेवियर ने बोला ये करना चाहिए, तो यहाँ पर इंक्विजिशन एस्टेब्लिश की गई, जिसमें कानून बने हुए हैं, कानून बनाए गए कि जहां तक पोर्चुगीज राजा का शासन है वहां पर कोई भी भट्ट और योगी, ब्राह्मणों को भट्ट बोलते थे वहां पे, ये यहाँ अच्छा। पर नहीं रहने, ये यहाँ रहने ही नहीं चाहिए। तो ये है हिस्ट्री में जो उनकी परसिक्यूशन है। मैं आपको ऐसे 100 एग्जांपल दे दूंगा। करेक्ट। सो जो रियल हिस्ट्री है वो ये बता रही है कि परसिक्यूशन सबका हुआ। उन्होंने तो कास्ट तो थी नहीं उनके लिए, तो सब या तो काफिर थे या इनफिडल थे, उन्होंने तो सबको मारना था या कन्वर्ट करना था, यही वो कर रहे थे। और क्योंकि जो क्षत्रिय था वो लड़ता था उनसे, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस वो होता था, वो हारता था तब वो मंदिर में पहुंचते थे, तो दूसरा लाइन ऑफ डिफेंस वहां पे ब्राह्मण होता था, जो इंटेलेक्चुअल लाइन ऑफ डिफेंस होता था, फिर वो उसे खत्म करने की कोशिश करते थे। तो ये दोनों ने, जिन्होंने सबसे ज्यादा सफर किया है, अंग्रेजों ने एजुकेशन सिस्टम ये बना दिया कि उन्हीं को ऑपरेसर बता दिया कि इन्होंने आप सबका शोषण किया, दमन तो किया। बाइनरी, हाँ, दमन शोषण किया, बाइनरी क्रिएट कर दी और अपने आप को बचा के विलेन को ही और खड़ा कर दिया। और इसके तो अब एग्जाम्पल भी हैं क्लियर ना, कि कैसे ध्वस्त किया था अंग्रेजों ने, कैसी सारी कम्युनिटीज गर्त में जाती चली गई बाकी की। हाँ, वो तब तो भी देखिए, एक स्टडी की गई पिछले 2000 साल की, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। एंगस मेडिसन है उसके जो लेखक हैं, मिल जाएगी आपको सोशल मीडिया से, इंटरनेट पे मिल जाएगी। वो बताते हैं कि इन 2000 साल में पहले 1100 साल तक इंडिया की जीडीपी संसार की 33-34% है, और इंडिया इज एट नंबर 1 इन जीडीपी। 1000 साल के बाद, अच्छा, दूसरे नंबर पे चाइना। पहले 1000 साल में इंडिया की जीडीपी और जीडीपी पर कैपिटा दोनों नंबर 1 पे हैं, चाइना दोनों में नंबर 2 पे है। अब जो मुसलमानों का आना शुरू हुआ 712 से हुआ, टुकड़ों टुकड़ों में, फिर गजनवी आया, फिर उसके बाद इनकी स्टेबल यहाँ पर फुटहोल्ड कब मिला? 1195 में, जब मोहम्मद गौरी जीतता है। वो किसके साथ कोइंसाइड कर रहा है कि अब इंडिया की जो जीडीपी है वो गिरनी स्टार्ट हो जाती है। गिरते गिरते 1000 से लेके 1600 के बीच में अब वो 33% से कम होकर 25% तक आ जाती है। ठीक, इसे मीडिया में कैसे प्रेजेंट किया जाता है कि जिस समय मुगलों का शासन था, भारत की जीडीपी 25% होती थी संसार का, 1/4। हाँ, ये नहीं बताते कि 33 से 25% डिक्लाइन हो गई वो। पॉइंट नंबर 1, ठीक है। अच्छा, लेकिन अभी हो क्या रहा था कि जीडीपी तो अभी भी है, लेकिन जो ये मुसलमान शासक थे, लोगों से लूट लूट के अपने खजाने भरते जा रहे थे वो। तो प्रैक्टिकली दौलत है तो वही, जीडीपी कम तो हो रही है, क्योंकि जो बाहर का ट्रेड है, क्योंकि वो कम हो रहा है, इसलिए जीडीपी श्रिंक कर रही है। पर टेक्निकली सेइंग काफी सारा पैसा अभी भी देश के अंदर है, हालांकि वो मुसलमानों शासकों के कब्जे में आ गया है। आफ्टर दिस, जैसे ही यूरोपियंस ट्रेडिंग शुरू करते हैं और कब्जा करना शुरू करते हैं, पॉकेट्स पे धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट करते हैं, अब जीडीपी बड़े ड्रास्टिकली गिरनी शुरू होती है 25% से। बाय द टाइम 1947 आता है, 2.5% रह जाती है, क्योंकि अब वो ड्रेन कर रहे हैं, बाहर निकाल के लेके जा रहे हैं, वो शिप्स में भरते हैं सोना और यहां से ले जाते हैं। तो दिस इज हाउ द जीडीपी वाज चेंजिंग। वो मतलब तब भी हमें ये नैरेटिव को हम काउंटर नहीं कर पा रहे हैं, दैट इज द चैलेंज। शायद क्योंकि स्टेट से हमें सपोर्ट नहीं है, कहीं ना कहीं वो वाली स्टेट बात से है। सपोर्ट नहीं है, नहीं, अनफॉर्चुनेटली स्टेट ही कॉलोनाइज्ड है, आज तक कॉलोनाइज्ड है। ये जो हम, आपने जो बात जहां से शुरू की थी कि यूजीसी रेगुलेशंस अब जो लेके आए हैं, वो उसी कॉलोनाइज्ड माइंडसेट का, उसी कॉलोनाइज्ड नैरेटिव का आउटकम है कि वो बाहर ही नहीं आ पा रहे हैं उससे। और सबसे बड़ी मार कहाँ पड़ती है? आपके कॉन्फिडेंस पे मार पड़ती है। अब जो बातें मैं बोल रहा हूँ, क्या होगा, आप जब इसे अपलोड करेंगे, कोई बोलेगा ये तो जातिवादी बातें करते हैं, ये तो ब्राह्मणवाद की बातें करते हैं, 4-5 वर्ड्स है जो फैक्ट्स पे बात नहीं करेंगे,
जो बोला जा रहा है उस पर बात नहीं करेंगे, लेकिन वो जो 3-4 शब्द हैं उन पे बात कर सकते हैं कि नहीं हमें ऐसी बात नहीं करनी है, क्योंकि कॉन्फिडेंस खत्म हो चुका है। आप फैक्ट्स भी रखते हैं तो भी लोग डरते हैं कि यार कहीं हम पे ये लेबल ना लग जाए कि हम कास्टिस्ट हैं या हम जातिवादी हैं। ये आज की स्टेट की प्रॉब्लम है। वो भी इसलिए उनमें साहस ही नहीं होता बोलने का ये बात है। आपस में लोगों को दुश्मन बना दिया गया है। अब ब्राह्मणवाद की हमने बात करी, अब अगर हम क्षत्रियों की भी बात करें तो उनके अगेंस्ट भी उसी तरह के प्रेजुडिस चल रहे हैं ना सोसाइटी में। वही ब्रिटिश प्लांट करके चले गए कि इन लोगों ने तुम्हारे राजा चुरा लिए। तो सब आजकल इतिहास के लेके भी बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट चलते रहते हैं कि तुमने ये राजा चुरा लिया, तुमने वो राजा चुरा लिया, तुमने कभी किसी को आगे नहीं बढ़ने दिया। खैर सर छोड़िए, वो फिर चलता जाएगा। हाँ। तो हाँ तो सर अब वही अगेन हम दोबारा इंडियन स्टेट पे ही आते हैं कि एक तरीके से तो कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन इक्वालिटी के लिए है, राइट? और पर वही कॉन्स्टिट्यूशन सारे स्टेट्स को, सिटीजन्स को परमानेंटली क्लासिफाई कर देता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर कास्ट, जो कि अगेन फॉरेन कॉन्सेप्ट है, इंडियन कॉन्सेप्ट तो है नहीं। सब किसी को जनरल बना दिया, किसी को एससी बना दिया, किसी को एसटी, फिर बाद में ओबीसी ले आए, तो वो परमानेंटली क्लासिफाई हो गए हैं। तो फिर ये हम कह कैसे रहे हैं कि दे आर फाइटिंग कास्ट? दे आर तो एडमिनिस्ट्रेटिंग कास्ट, दे आर अप्लाइंग कास्ट, दे आर बढ़ावा दे रहे हैं उसको, वो तो कास्ट को। फिर ये पॉइंट आए कहां से कि दे आर फाइटिंग कास्ट? दे आर नॉट फाइटिंग कास्ट एट ऑल। देखिए, हम बचपन में जब स्कूल में पढ़ रहे होते हैं तो हमें बड़े लच्छेदार शब्दों में बताया जाता है कि हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशन है जिसके लिए कमेटी बैठी, हमने कुछ लिया अमेरिका से, कुछ लिया फ्रांस से, कुछ लिया इनसे, और सबके बेस्ट एलिमेंट्स डाल के हमने कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया। इस तरह की पट्टी सबको बचपन में पढ़ाई जाती है। राइट। ये तो अगर हम अपनी एनालिटिकल एबिलिटी लगाएं, थोड़ा सा एनालिसिस करने बैठते हैं ना, तब समझ में आता है कि यार ये तो नॉनसेंस है, कि ओरिजिनल थिंकिंग कोई थी ही नहीं। इधर से कुछ कॉपी किया, यहाँ पेस्ट कर दिया, इधर से कॉपी किया, यहाँ पेस्ट कर दिया, उसे गर्व से बताया जा रहा है। पहला पॉइंट। दूसरा, कि अगर 1949 वाला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट देखें तो 1935 वाला जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था, जो अंग्रेजों ने डिजाइन करके दिया था, 90% उनकी चीजें आपस में वर्ड बाय वर्ड मैच करती हैं, उसी को उठा के रखा गया, थोड़े इधर उधर कोई सुर्खी बिंदी लगा दी है। तीसरी चीज, कॉन्स्टिट्यूशन इस सभ्यता का सबसे बड़ा दुश्मन है। वो इस ढंग से बनाया गया कि एक जगह पे तो बोलेगा कि ऑल आर इक्वल, दूसरी जगह से वही राइट छीन के किसी और को पकड़ा देगा। वही विरोधाभास है जो कहीं ना कहीं क्रिश्चियनिटी की बुक और इस्लाम की बुक्स में भी दिखते हैं कि एक जगह कुछ कह रहे हैं, वही विरोधाभास हमें कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में भी दिखते हैं। बिल्कुल दिखते हैं, लेकिन 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 इसमें एक डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या है कि जो अब्राहमिक किताबें हैं वो तो जिन लोगों ने बनाई उनका आईक्यू लेवल किस तरह का था वो आज हम उस पर डिस्कस नहीं करेंगे। तो वहां पर ऐसी कॉन्ट्राडिक्शंस आ गई, वो समझ में आता है कि किस लिए आई। लेकिन यहाँ तो कहने को 300 लोग बैठ के डिस्कशन कर रहे थे उस पर, कई साल तक डिस्कशन, तो उसमें कॉन्ट्राडिक्शंस कैसे आ सकती हैं? ये क्वेश्चन होना चाहिए ना। बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। तो इसे मैं एरर नहीं बोलता, मैंने जो बुक भी लिखी है उसमें मैं बोलता हूँ कि एरर नहीं, ये डिजाइन के साथ है। और एग्जांपल मैं आपके साथ फिर से शेयर करता हूँ। एक सचिन बैटिंग कर रहा था, गावस्कर कमेंट्री दे रहे थे, तो स्टीव बकनर ने सचिन को नॉट आउट होते हुए भी आउट दे दिया। तो सचिन बीइंग अ थॉरो जेंटलमैन, उसने कोई डिसेंट शो नहीं किया, वो आराम से चल पड़ा। तो सुनील गावस्कर उसकी प्रेज करते हैं कि यार ऐसा जेंटलमैन होना चाहिए, और सचिन से हम पूरे देश को बहुत चीजें सीखने को मिल सकती हैं। तो गावस्कर ने उसके बाद एक बात बोली, कहते हैं कि अच्छा क्या उसने डिसेंट नहीं किया, क्योंकि कोई फायदा नहीं होता। हर बैट्समैन जानता है कि अगर उसका बैटिंग करियर एक ठीक ठाक अंतराल में चलता है तो अंपायर से दोनों तरह की गलतियां होती हैं। कि कई बार होगा आप आउट हैं, वो आपको नॉट आउट दे देगा, कभी नॉट आउट होगा तो आउट दे देगा, तो वो आपस में एक दूसरे को कैंसल आउट कर जाती हैं। और ये एरर का स्वभाव होता है कि कुछ गलतियां पॉजिटिव होंगी, कुछ गलतियां नेगेटिव होंगी। हम फिजिक्स में भी जब पढ़ाते हैं बच्चों को तो यही कराते हैं
उसमें एक टॉपिक ही आता है एरर्स का, कि जब आप एरर करेंगे, जैसे मान लीजिए टेबल है मेरे पास, मैंने एक बच्चे को बोला इसे मेजर करके बताओ कितना है, वो बताएगा सर 2.45 मीटर्स, कोई बताएगा 2.46 मीटर्स। तो 100 बच्चे हैं, 100 के 100 छोटा मोटा एरर कर सकते हैं, लेकिन हम जब उनको एवरेज निकालेंगे तो जो रियल वैल्यू उसके क्लोज की वैल्यू आ जाएगी। राइट, ऐसे ही होता है। राइट, लेकिन हमारे हाँ, तो कॉन्स्टिट्यूशन में भी अगर एरर नेचुरल होते तो कुछ एरर होते जो हमारी सभ्यता के फेवर में होते, कुछ होते जो सभ्यता के अगेंस्ट होते। ऐसे ही होना चाहिए था। लेकिन यहाँ जितनी ऐसी चीजें जो विसंगतियां हैं वो सारी की सारी हमारी सिविलाइजेशन के अगेंस्ट जाती हैं, which tells you कि this is all by design। आर्टिकल 25 से 30 जो है, 25 से 30 सारे के सारे हमारे सभ्यता को खत्म करने के लिए बने हैं। राहुल जी उसे अपार्थाइड अगेंस्ट हिंदूज कहते हैं, राहुल दीवान जी से भी मेरी बात हुई थी। अच्छा, हाँ हाँ, एब्सोल्युटली अपार्थाइड ही है ये तो, कॉन्स्टिट्यूशनली स्टेट अप्रूव्ड अपार्थाइड है ये।